Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the course Sampling Design and Analysis MTH 494. Or with the grace of Almighty Allah, we have finished half of the course. Okay, I am really very happy that आज हम अपने हाफ से आगे बढ़ रहे हैं because in fact टोटल 32 लेक्चर्स हैं इस कोर्स के, जिसमें से 16 जो है ना वो हम ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुके हैं. सो टुडे आज हमारा जो सेशन है दैट इज़ लेक्चर नंबर 17 एंड जो बेसिकली हमारी जो मूवमेंट जा रही है कोर्स के अंदर उसमें ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड नाउ वी आर ऑन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टुडे कि मैं इस आज जनाब कोशिश करूँगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को फिनिश कर सकूँ, एंड अप हो सके. बट ना वो तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन उसका आखिरी होगा और वहीं से हमारा फिर उसी लेक्चर के मिड में से भी शायद हमारा अगला जो यूनिट है वो हमारे पास वहाँ पे स्टार्ट हो सके. लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आज के सेशन को ही यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड का लास्ट सेशन बना दें. बट लेट्स सी कहाँ तक हम कर सकते हैं, कहाँ तक हमारा स्टेमिना है. सो देखते हैं. सो फर्स्ट वी आर हैविंग अ लिटिल बिट review of the course. In fact, these slides are from the last lecture in which we try to estimate the estimation of a population proportion. And उसमें हमने ये देखा था कि इससे पहले इस टॉपिक के पढ़ने से पहले हमने जितनी बातें भी की थी ओनली इन स्ट्रैटिफाइड की बात हो रही है, ठीक है, नॉट इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. हमने पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन टोटल्स के ऊपर बातें की. हमने उनका एस्टिमेट किया, हमने उनका एस्टिमेटेड वेरिएंस निकाला, देन हमने एरर ऑन ऑफ द बाउंड ऑन एस्टिमेशन, इनफैक्ट बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन में फाइंड करने की कोशिश की. बट हमने ये भी कहा कि होता ही है कि हमारे पास जब भी रियल लाइफ में कोई केसेस आते हैं तो ज़्यादातर बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे मीन्स के अलावा हटके सम सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शन में हो सकता है. वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन बिकॉज हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी और इवन हम सैम्पलिंग के इंट्रोडक्शन के अंदर भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं. सो अब होता क्या है कि यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटा डिवाइडेड है, राइट. सो हम हर एक में से जब SRS लेते हैं तो उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं उसका कितना प्रोपोर्शन हो सकता है. से अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो किसी भी चैनल के ख़ास प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, ठीक है, कौन सा ड्रामा सीरियल है वो जब शौक से देखते हैं, अच्छा वहाँ पे कितने % लोग हैं या क्या प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल है जो ख़ास तरह के ड्रेस को, ख़ास तरह की शॉप को, ख़ास तरह के ब्रांड को, या अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु लव मैथमेटिक्स, ऑल्दो दैट्स वेरी लो, आई नो दैट. ओके ये जो हमारे पास P1 होता है, P1 यस को आप जब सिंपली P भी कह दें, that is the estimated proportion is an unbiased estimator of the P1 where P1 is the population proportion in stratum I, right. हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि हम हर स्ट्रेटम को एक अलग पॉपुलेशन के तौर पे हैंडल करते हैं. We conclude that NP hat is an unbiased estimator of the total number of households in stratum 1 that view any particular show. So फिर हमने यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P के लिए एस्टिमेटर्स डिफाइन किए, उसका एस्टिमेटेड यहाँ पे वेरियंस डिफाइन किया, एंड देन बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन भी हमने डिफाइन किया, एंड देन ऑब्वियसली हमने उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए. तो हमारी जो कमिटमेंट थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोर्स दैट कि हम इस कोर्स में प्योरली थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, बल्कि कोशिश ये होगी कि जिस भी टॉपिक को पढ़ा जाए देखा जाए कि एटलीस्ट उसकी एक आध एप्लीकेशन हम ज़रूर देखें, उसको हम ज़रूर कंसिडर करें, राइट. देन हमने बात की सिलेक्टिंग द सैम्पल साइज एंड एलोकेटिंग द सैम्पल टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन, राइट. एक तो हमारे पास बात हो रही है सैम्पल साइज सेलेक्ट करने की. जब हम सैम्पल साइज सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट n, राइट. और जब हम ये बात करें कि वी हैव टू एलोकेट द सैम्पल, व्हाट डज दैट मीन. अगर हमने सैम्पल साइज सेलेक्ट कर लिया तो अब उस सैम्पल साइज को हमने एलोकेट करना है अमंग डिफरेंट स्ट्रेटा, राइट. अब वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हमने वो सैम्पल साइज कैसे एलोकेट करना है. इनफैक्ट हमारे पास वहाँ पे सिलेक्शन में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज मौजूद हैं, राइट. जिस तरह की बात हमने की थी, हमने कहा था वेरिएंसेस
पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास नोन है या अननोन है। सिमिलरली कॉस्ट फैक्टर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हमने ये बोला कि अगर कॉस्ट फैक्टर ऐसा हो कि जो सेम हो, देन हमने उसकी केस स्टडी भी देखी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जहाँ पे कॉस्ट आपकी सेम हो सकती है, राइट। फिर ये हुआ कि अगर जब हमने ये सारी टेक्निक्स लगाई तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास वहाँ पे हाईली प्रिसाइज किस्म के सैम्पल साइज और फिर अल्टीमेटली एस्टिमेटर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गए, राइट। देन हमने यहाँ पे देखा अप्रॉक्सीमेट सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट P with a bound B on the error of estimation. That was a very generic one, okay. And then हमने इसकी जितनी possible variations थी वो हमने देखी, right. And the last thing जो हमने देखी that was the approximate allocation that minimizes cost for a fixed value of variance, और एक चीज तो ये हो गई कि जो कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, या ये हो सकता है कॉस्ट अगर फिक्स हो और फिर हम या वेरियंस को मिनिमाइज करना चाहें, हमने उसके लिए भी सैंपल साइज का फार्मूला देखा, राइट। और आफ्टर दैट नाउ यहाँ से हमारा बेसिकली आज का जो सेशन है दैट इज सेशन नंबर 17 वो स्टार्ट हो रहा है। सो हम बड़े इसको तरीके से पढ़ेंगे और कोई जल्दी नहीं है कि हमने आज के लेक्चर में ही स्ट्रैटिफाइड का यूनिट को वाइंड अप करना है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ना हो सका तो हम इसको इजीली हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे स्विच कर सकते हैं, ऐसी कोई क्या कहते हैं बाउंडिंग नहीं है हमारे ऊपर। सो रिकॉल दैट द एलोकेशन फार्मूला 2.9 जो कि हमने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा था, assumes a very simple form when the variances as well as costs are equal for all strata। तो हमने इसकी जब वैरायटीज देखी हुई हैं, अगर वेरिएंसेस इक्वल हो जाएं और कॉस्ट भी इक्वल हो जाएं तो हमारे पास वो जो 2.9 फार्मूला था, ठीक है, एलोकेशन फार्मूला, वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। इक्वेशन 2.19 सिंप्लीफाइज इन द सेम वे। जिस तरीके से हमारे पास 2.9 मॉडिफाई होकर बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई होकर बहुत ही शॉर्ट सा एक फार्मूला रह जाता है, हम बिल्कुल उसी लॉजिक के ऊपर उसी पैटर्न के ऊपर वी विल ट्राई टू मॉडिफाई 2.19। बट उसमें एक कंडीशन सिर्फ ये है कि आपके ऑल स्ट्रैटम प्रोपोर्शंस जो हैं आर इक्वल एंड ऑल कॉस्ट CI आर इक्वल। देन इक्वेशन 2.19 बिकम्स, राइट, इसमें बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँ, शायद ये आई थिंक लिखने में मिस हो गया था, PIs, राइट। Then equation 2.19 become 2.19 हमने recently discuss किया है, we are talking about this equation 2.19, right? ये क्या बन जाती है, that becomes Ni is equal to N into Ni by N for I varies from 1 to up till L, right? That is very simple. As previously noted, this method for assignment of sample sizes to the strata is called the proportional allocation. तो obviously ये हमारे पास proportional allocation है, ये with respect to the size of the stratum जहाँ पे sample sizes की allocation कर रहा है। Here we have another example and in which we will try to explain this concept कि हमारे पास जब आपके variations और आपकी कॉस्ट इक्वल हो जाए तो आपको जो 2.19 इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमारे पास ये आ जाती है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल, फिर हम देखते हैं कि हाउ टू सॉर्ट इट आउट, राइट। ओके, इन द टेलीविजन सर्वे ऑफ एग्जांपल 2.14, ओके, आई थिंक इसमें कुछ टेबल माइट बी मिसिंग बट आई विल ऐड इट, ओके। ये आपको मिल जाएगा जब आपको स्लाइड्स मिलेगी प्रॉपरली तो आपको टेबल इंशाल्लाह एम्बेड हुआ वो मिलेगा, राइट। मेरे पास उसके टोटल्स मौजूद हैं, सो एनीवे हमारे लिए कोई इतना बड़ा इशू शायद नहीं होगा, या देख लेते हैं व्हाटएवर। इन द टेलीविजन सर्वे ऑफ एग्जांपल 2.14 द एडवर्टाइजिंग फर्म प्लान्स टू यूज अ टेलीफोन इंटरव्यूज, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग विल नॉट वेरी फ्रॉम स्ट्रैटम टू स्ट्रैटम। हमें भी ये बात पता है जब टेलीफोनिक इंटरव्यूज होंगे एंड उसमें हर जो पूरी लोकेलिटी है या से काउंटी है, अगर हर घर में फोन है तो ऑब्वियसली वो सेम कॉस्ट करेगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग विल नॉट वेरी फ्रॉम स्ट्रैटम टू स्ट्रैटम। द स्ट्रैटम साइजेस आर सेम, हमारे पास 155, 62 एंड 93 हैं। द रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर सर्वे सी टेबल डू नॉट अपीयर टू होल्ड फॉर दिस ईयर। इनफैक्ट शायद ये पिछले हमने एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल तो आई होप यहाँ पे नहीं है, वो आपके पास डेटा होगा, राइट, हम उसी डेटा को यूज कर लेंगे। द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ईयर सर्वेज a survey do not appear to hold for this year. The firm believes that the proportion of households viewing show X is close to 0.4 in each of 3 strata. वो ये बिलीव करते हैं कि हम जिस शो एक्स की बात कर रहे हैं उसमें सारे के सारे स्ट्रेटा के अंदर 40% लोग जो हैं वो
उस शो को देखते हैं, मीन टाउन ए, टाउन बी एंड द रूरल एरिया, वो शो ऐसा है कि 40% लोग जो हैं वो इन तीनों लोकेलिटीज़ के उसको देखते हैं. The firm desires to estimate the population proportion P with a bound of 0.1 on the error of estimation. Find the sample size and the allocation that gives this bound at a minimum cost, minimum possible cost, right? So by following this, let's have a solution. यहाँ पे हम solution शुरू करते हैं इसका. The allocation fractions are found by using the allocation fractions are found by using equation 2.19, I think, yes, 2.19 with PL and replaced by 1 because वो vary नहीं कर रहे. So what we can have, जब हमारे पास ये situation होती है तो N1 that is equal to N into N divided sum of Ni, where I varies from 1 to L, and that basically becomes N1 divided capital N, because हमें पता है कि जब भी आप सारे stratum के जो sizes हैं उनको आप add up करोगे, you will get the total size of the population. This is N into 155 divided at 310, and this becomes N into 0.5, right? Similarly, your N2 is going to be N into N2 by N using the same logic, and that is N into 62 by 310, and this becomes N into 0.2, and N3 is equal to N capital N3 divided N, and this is equal to N 93 by 310, and this becomes N 0.30. Therefore, जो आपके allocation fractions हैं वो क्या आ जाएंगे आपके पास? Therefore, your allocation fractions are W1 is equal to 0.5, W2 is equal to 0.2, W3 is equal to 0.3. The sample size is found, basically sample size n की बात हो रही है, because हमें इन सारों के अंदर n चाहिए. n मिल जाएगा तो हमारे पास ये सारे sample sizes भी निकल आएंगे for each stratum. Okay, so the sample size n is found from 2.19 से था तो वो obviously 2.18 से होगा, from 2.18 using 0.4 as an approximation to P1, P2, P3, because इसके ऊपर वहाँ पे उसने बहुत clearly mention किया हुआ है कि what they believe that 0.4 in each of 3 strata. Okay, so हम उसके लिए ये approximation use कर सकते हैं, और it can be found by setting sigma I square is equal to pi qi. तो ये दो तरीके हैं, या तो वो कोई खुद से अप्रोक्सीमेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाए, या अगर आपने खुद से करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस इन इक्वेशन, ये हम देख चुके हैं इन इक्वेशन 2.14. यूजिंग द लेटर मेथड, यूजिंग
later approach with pi is equal to 0.4, sum I varies from 1 to 3 ni. अब हम वो जो चीज़ें उन फार्मूलाज की हमें ज़रूरत हैं हम उसके लिए वो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं. That is 155 into 0.4 into 0.6 plus 63. Size was 62, sorry. This was 62 into 0.4 into 0.6 plus 93 into 0.4 into 0.6, right? Solve कर लें, you will get 74.4. And now your ND is going to be, N is your 310 and D obviously हमने इससे पहले निकाल लिया हुआ है, that is 0.0025 and this is going to be 0.775 and N is equal to, इसको हम यहाँ नहीं करके यहाँ लिखते हैं, N is equal to summation I varies from 1 to 3 Ni Pi Qi divided Nd plus 1 by N into sum I varies from 1 to 3 Ni Pi Qi, and simply by putting the values, that is 74.4 divided 0.775 plus 1 by 310 into 74.4, and if you solve it, that is going to be 73.3. You can approximate it as 74, right? Therefore, once we got N and we have these allocation fraction with you, you can easily find out the sample sizes for each of the stratum. That is, therefore, N1 is equal to N, W1 is equal to 74 into 0.5, that is equal to 37. For town A, N2 is equal to NW2, that is equal to 74 multiplies 0.2, that is going to be 15. This is for town B. And N3 is equal to NW3, that is 74 multiplies 0.3, and this is going to be 22, and that is for rural areas, right? So here we are having some additional comments. वैसे officially हमारा जो stratified का जो unit है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, but there are few things जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको भी अंडर डिस्कशन लाने की ज़रूरत थी, और अब थोड़ा सा हम उन चीज़ों को देख लेते हैं. Not so difficult, very easy, but anyway we should have a look on that. Additional comments on stratified sampling. Stratified random sampling doesn't always produce an estimator with a smaller variance. Well, this is very important statement, that after having a long journey on the stratified random sampling, at the end of the journey what we are concluding here, that stratified random sampling doesn't always. तो एक चीज़ पे यहाँ पे जो थोड़ा सा एम्फेसिस होना चाहिए था वो बेसिकली इस वर्ड के ऊपर है कि हम ये कह रहे हैं कि हमेशा नहीं देता, इसका मतलब यह है कि भारत देता है. तो एनीवे मोस्ट ऑफ द टाइम एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आपका जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अप्रोच है दैट प्रोवाइड्स हाईली प्रिसाइज एंड द स्मॉलर वेरिएंसेस, बट समटाइम ऐसा नहीं होता. कब? देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटर इन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. हाँ, हमने तो जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ख़त्म की थी तो हमने उसके साथ बिल्कुल ही ताल्लुक तोड़ लिया और हमने ये वहाँ पे कंक्लूड किया कि well, this is the worst possible approach, let's go and find something very good. So on the basis of that assumption, when we were finding something very good, we switched towards the stratified random sampling. But अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि stratified ही हर मसले का हल हो. बाज़ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं in which
क्या हो सकता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपको स्मॉलर वेरिएंस का मतलब एस्टिमेट का स्मॉलर वेरिएंस दे दे एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड। एंड नेक्स्ट एग्जांपल विल इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। इस काम के लिए हमने एक नई एग्जांपल आपके लिए डिजाइन की हुई है और हम उसी को जाकर देखते हैं। अ होलसेल फूड डिस्ट्रीब्यूटर, वेल इसमें एक खुशी की बात तो ये है कि ये एक नई एग्जांपल है और अभी वी आर आउट ऑफ द टाउन्स, टाउन ए, टाउन बी एंड रूरल एरिया, राइट। A wholesale food distributor in a large city wants to know whether demand is great enough to justify adding a new product to his stock. कोई होलसेल हम कहते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूटर है और वो ये जानना चाहता है कि क्या डिमांड इतनी ज़्यादा है चीज़ों की कि हम कोई नया आइटम अपने स्टॉक में शामिल कर लें। To aid in making his decision, he plans to add that particular product to a sample of the stores he services in order to estimate average monthly sales. He only services 4 large chains in the city. Hence, for administrative convenience, he decides to use the stratified random sampling with each chain as a stratum. यानी इसका मतलब यह है कि वहां पे स्ट्रेटा हमारे पास 4 स्ट्रेटा बन जाएंगे क्योंकि वो बेसिकली 4 चेन्स को एंटरटेन करता है, उसको सर्विस करता है। और वो इसी वजह से चूंकि वो उनको सर्विस करता है वो मतलब हम कहते हैं कि उसकी अप्रोच में आते हैं जब वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है, वहां पे एक्सेसिबल है उसको। सो वो क्या करता है, वो हर एक चेन को एज अ सेपरेट जो है हम कहते हैं स्ट्रेटम के यूज कर लेता है। देयर आर 24 स्टोर्स इन स्ट्रेटम 1, जो एक बेसिकली चेन है उसमें 24 हैं। Then 36 in stratum 2 and then 30 in stratum 3 and 30 in stratum 4. Okay. Thus, N1 is equal to 24, N2 is equal to 36, N3 is equal to 30, N4 is equal to 30. That is the size of each stratum, right? And the size of whole population is obviously 120. अगर आप यहाँ पे N1 plus N2 plus N3 plus N4 करेंगे, that is going to be 120, which is capital, which is size of the population. The distributor has enough time and money to obtain data on monthly sales in N is equal to 20 stores. अब उसने इसमें से 20 का सैंपल उठाना है। Because he has no prior information on the stratum variances, and because the cost of sampling is same in each stratum, cost यहाँ पे same है यूनिट को पिक करने की, right? He decides to use the proportion allocation which gives, वो इस तरह की proportion allocation कर लेता है चूंकि cost आपके पास यहाँ पे same है। So N1 is equal to N1 by N, N2 is equal to N2 by N, N3 is equal to N3 by N। और ये अभी हम इससे पिछली जो हमने एग्जांपल की थी वहां पर भी हमने यही एलोकेशन यूज की थी विद लिटिल क्या वेरिएशन। ओके, इसमें थोड़ा सा फर्क है, राइट। ओके, सो हमारे पास दैट इज इक्वल टू 20। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मेरे से लिखने में गलती हुई है, लेट मी मेंशन हियर, दैट इज दिस शुड बी N, दिस शुड बी N, दिस शुड बी N, राइट। सो हमारे पास सैंपल साइज 20 है, N1 24 है और कैपिटल N 120 है। सो N1 इज गोइंग टू बी 4, सिमिलरली N2 इज 6, 5 और N4 भी 5 होगा बिकॉज दोनों में आपकी जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है 30 है। दैट्स व्हाई हमने N4 के लिए कैलकुलेट नहीं किया। अभी तक एग्जाम्पल कंटिन्यू है, अभी तक हमने इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं गए हैं। द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 4 स्टोर्स chosen at random from chain 1, 6 stores from chain 2 and 5 stores each from chain 3 and chain 4। तो इससे हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे सैंपल था दैट वाज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज N वाज बेसिकली 20। सो ये 20 कैसे कंप्राइज करता है, दैट इज 4 + 6 + 5 + 5। ओके, द सेल फिगर्स आफ्टर अ मंथ शो द रिजल्ट्स गिवन इन द अकम्पनिंग टेबल। यहाँ पे हमने आगे आपको एक टेबल दिया हुआ है। एस्टिमेट द एवरेज सेल्स फॉर द मंथ एंड प्लेस अ बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन।
So here comes the sale. So उसने स्ट्रेटम 1 के अंदर क्या साइज लिया था? स्ट्रेटम 1 के अंदर उसने बेसिकली 4 स्टोर्स का लिया था. 4 स्टोर्स की जो सेल्स है मे बी इन थाउजेंड्स है या शायद मिलियंस है, वट. So 94, 90, 102 and 110. स्ट्रेटम 2 में उसने जो साइज दिया था दैट वाज 6. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 5 इन स्ट्रेटम 3 and 4 ईच. सो हमने इनका मीन भी निकाल लिया और सैंपल वेरिएंस भी निकाल लिया सारे यहाँ पे सारों के लिए, राइट. सो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन एंड देन सी के हमारे पास यहाँ पे क्या होता है. सो ये जहन में रहे कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं सिंपल रैंडम सैंपल का सैम्पलिंग का स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से. सो बाय यूजिंग इक्वेशन 2.1 that is going to be y bar st is equal to 1 by n sum I varies from 1 to 4 n I y I bar. So अगर आप देख लें तो हम इस that answer is 99.3. आपके पास n1 n2 n3 4 मौजूद हैं. y1 y2 y3 y1 बार y2 बार y3 बार y4 बार मौजूद हैं. साइज भी मौजूद हैं, सब कुछ. एंड देन यू कैन फाइंड this is very easily. Here is important comment or note है जो कि मैं यहाँ लिखना चाहूँगा. that is y bar st is basically the average of all sample observation when proportional allocation is used, right? Now by using equation 2.2 we have to find variance, estimated variance of y bar st, and that is equal to 1 by n square sum I varies from 1 to 4 n I square into n I minus n I divided capital N I into s I square divided n I, right? ये फॉर्मूला हम वहाँ पे देख चुके हैं. Now we know that ni minus ni divided capital Ni is equal to 5 by 6. आप बेशक निकाल के देख लें इसको. Where I varies from 1 2 3 and 4. So estimated variance of y bar st that is equal to 1 by 120 square. And obviously 5 by 6 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. So we will be having 24 square into 60 78.67 divided 4, then plus 36 square 55.6 divided 6, then plus 30 square into 39.5 divided 5, then plus 30 square into 112.5 divided 5, this. And if you solve it, you will get 2.993, right? So, and now the estimate of average monthly sales with a bound
on the error of estimation is y bar st plus minus 2 estimated variance of y bar st with the square root. So this is going to be 99.3 plus minus 2.93, and that is equal to 99.3 plus minus 3.4. ये तो होगी अप्रोच हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हुए. नाउ इफ वी यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन क्या सिचुएशन होगी? Suppose the distributor had decided to take a simple random sample of n is equal to 20 stores, and the same 20 stores as in above data were selected. अब हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि instead of using stratified random sampling, if he prefers to decide or like select simple random sample, then what's going to happen? In other words, suppose the 20 store constitute a simple random sample rather than a stratified random sample, okay? Then the estimator of the population has the same value, population mean. मिसिंग है यहाँ पे थोड़ी सी, उसको ठीक कर लें. Has the same value as that calculated above, that is y bar is equal to y bar st, that is equal to 99.3, no issue. But the variances, that is the real thing. Variance, estimated variance of y bar using simple random sample becomes 2.49. We see that, अब उससे पहले हमारे पास क्या था? वहाँ पे वैल्यू जो थी वो बहुत large थी. We see that the estimated variance is smaller for SRS. Thus, we conclude SRS may have been better. Mind it, we are using the word may have been better than stratified random sampling for this problem. Now the question is that, what is the reason behind it? हम throughout the unit ये कहते आए हैं कि stratified random sampling is far better and very good for the as compared to simple random sampling, and now we are saying no. Maybe sometime this is quite possible. Anyway, we should know the reason. What is the reason? इस बात की वजह क्या है? The experimenter didn't consider the fact that sales vary greatly among stores within a chain when he stratified on chains. Well, let's go back. यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएशन थी, देखें उसने क्या लिखा है. The experimenter did not consider the fact that sales vary greatly among stores within a chain when he stratified on chains. तो वहाँ पे सेल्स देखें बहुत ज़्यादा वेरी कर रही थी. He could have obtained a smaller variance for his estimator by stratifying on amount of sales, that is, by putting stores with low monthly sales in one stratum, अच्छा stores with the median sales and the stores with the high sales, या अगर वो एक खास पॉइंट, एक खास क्राइटेरिया रख लेता और उसकी बेस पे वो लो सेल्स एंड हाई सेल्स की यहाँ पे क्लासिफिकेशन करता तो वो ठीक रहता. अभी उसने एक चेन उठा लिया, हो सकता है उस चेन के अंदर कुछ स्टोर्स ऐसे हों जहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स हो, और कुछ जो उस चेन के अंदर स्टोर्स हों वो फार एरिया में चले जाते हों और वहाँ पे सेल्स कम हो. तो ये हाई वेरिएशन की वजह से आप देख लें कि आपके पास यहाँ पे जो चेंज आई है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस जो था वो कम था एज कम्पेयर टू द वेरिएंस ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, राइट. दैट इज 2.49 और वहाँ पे क्या था, दैट वाज वहाँ पे था 3.4, राइट. What are the complications in more than one measurements? इस बात का क्या मतलब है? In many sample survey problems, more than one measurements is taken on each sampling unit in order to estimate more than one population parameters. Well, this is again very important thing कि हो सकता है कि वो एक वक्त में एक ही डेटा लें और उसी एक डेटा के ऊपर वो मीन भी निकालना चाह रहे हो, टोटल भी निकालना चाह रहे हो, सम सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शंस भी निकालना चाह रहे हो, वेरिएंसेस को भी एस्टिमेट करना चाह रहे हो, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको भी यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. इन मैनी सैम्पल सर्वे, in many
in many sample survey problems, more than one measurement is taken on each sampling unit in order to estimate more than one population parameter. This situation causes complications in selecting the appropriate sample size and allocation. Well, again हमने इस बात को भी illustrate करने के लिए आपको एक example की support दी है, and अभी हम देखेंगे कि उस example में क्या क्या है, and then let's go from here. A state forest service is conducting a study of the people who use state-operated camping facilities. वो बेसिकली एक ना वैसा स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको कैंपिंग फैसिलिटीज दी जाती हैं उनके बारे में. द स्टेट हैज टू कैंपिंग एरियाज, वन लोकेटेड इन द माउंटेन्स एंड द वन लोकेटेड अलोंग द कोस्ट. ओके, एक पहाड़ों के ऊपर है और एक हम कहते हैं कोस्टल साइड है, सी साइड है, राइट. द फॉरेस्ट सर्विस wishes to estimate the average number of people per campsite and the proportion of campsites occupied by out of state campers during a particular weekend when all sites are expected to be used. देखिए, एक ही वक्त में हम दो काम करना चाह रहे हैं. एक तो हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ पीपल, एंड सेकंड हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं what is the proportion of the campsites occupied by out of state campus during a particular weekend. The average number of the people is to be estimated with a bound of 1 on the error of estimation, and the proportion of out of state users is to be estimated with the bound of 0.1. The two camping areas conveniently form two strata. Obviously बात है, दो अलग-अलग हमारे पास हम कहते हैं लोकेशंस पे हैं ये सारी चीजें. सो इसका मतलब ये है कि वहां पे नेचुरल स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है. एक हमारे पास ऐसा माउंटेन कैंप साइट है और एक हमारे पास हम कहते हैं कोस्टल कैंप साइट है. द माउंटेन लोकेशन फॉर्मिंग स्ट्रैटम 1 एंड द कोस्टल लोकेशन फॉर्मिंग स्ट्रैटम 2. इट इज नोन दैट N1 is equal to 120 campsites and N2 is equal to 80 campsites. Find the sample size and allocation necessary to achieve both of the bounds, right? So हमारे पास एवरेज के लिए जो बाउंड है वो उसने लादा दिया हुआ है, दैट इज हियर यू कैन सी. यहाँ पर हम जब एवरेज को एस्टिमेट करेंगे तो बाउंड उसने दिया हुआ है 1, और जब प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेंगे तो बाउंड उसने दिया हुआ है 0.1, राइट. सो बिफोर गोइंग टू द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव सम डिस्कशंस हियर. थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं. Assuming that the cost of sampling are same in each stratum, okay? हम assume कर लेते हैं cost जो है वो दोनों stratum में same है. We can achieve the smallest sample size by using name and allocation. However, this allocation depends on the stratum variances and gives different allocations for the two different types of measurements involved in the problem. Instead, we use proportional allocation because it's usually close to optimum and it gives the same allocation for any desired measurement. Thus, W1 is equal to, हमने वो fractions यहाँ पे allocation fraction find करने हैं. So W1 is equal to N1 by N, W2 is equal to N2 by N. So that is going to be 0.6 and 0.4. Now the sample size must be determined separately for each of the desired estimate. First, consider estimating the average number of persons per campsite. We must have an approximation of the stratum variances in order to use equation 2.8 for the sample size. The Forest Service knows from past experience that most sites contains from 1 to 9%. तो 1 to 9% का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि उसने रेंज दे दिया, राइट. Therefore, we can use the approximation that is range divided 4. So हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे अगर आपको बताना चाहें एक्सप्लिसिटली तो यू शुड नो दैट रेंज इज इक्वल टू 9 minus 1 दैट इज 8. ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का पता है कि दैट इज दिस. सो बाय यूजिंग दैट इज सिग्मा I is equal to 9 minus 1 divided 4, that is 2 for I is equal to 1 and 2. Now here comes the solution. ये सारी चीजें निकालने के बाद और after having all these information,
we can say hence sum of I varies from 1 to 2 ni sigma I square divided wi. Okay, so what we have to do, that we have to use equation number 2.8 for the sake of this thing, and if we have to find out the sample, you need to think that you are using a range approach, right? So this is going to be 120 square into 4 divided 0.6 and plus 80 square into 4 divided 0.4, and that is going to be 160,000, right? Now sum I varies from 1 to 2 and ni sigma I square, that is going to be 120 into 4 plus 80 into 4, and that is going to be 800, right? Now what else we need to know, that is n square d, and this n square d is equal to n square into b square by 4, that is equal to 200 square multiply 1 by 4, that is going to be 10,000, right? Now for that, now by using from equation 2.8, what we can have, n is equal to, let us write it, formula summation I varies from 1 to 2 ni square sigma I square by wi divided n square d plus sum I varies from 1 to 2 ni sigma I square, and simply by putting the value 160,000 divided 10,000 plus 800, and if you solve it, that is 14.8, which can be approximated by 15. So 15 is the required sample, right? Now let us consider estimating the proportion of out-of-state users, right? No prior estimates of the stratum proportions by PI are available. So हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर हमारे पास कभी भी prior information about the proportion ना हो तो हम उनको 0.5 assume कर सकते हैं. So we let P1 is equal to P2 is equal to 0.5 to obtain a maximum sample size. We then use equation 2.18 to find n. So and hence we must first find, सबसे पहले हमें क्या find करना चाहिए, because अगर हमने 2.18 को follow करना है तो we need to know sum I varies from 1 to 2 ni square pi qi divided wi. So by putting the values 120 square multiply 0.5 multiply 0.5 divided 0.6, and that is equal to, sorry, now plus because यहाँ पे sum हो रहा है, 80 square into 0.5 into 0.5 divided 0.4, and if you solve it you will get answer 10,000. Okay, so इस पे further हमें क्या चाहिए, हमें n square d भी चाहिए. So here n square d is going to be n square into b square by 4. So simply values put कर दें, 200 square multiply 0.01 divided 4, and if you solve it you will get the answer 100, right? Now sum I varies from 1 to 2 and ni pi qi is equal to 120 multiply 0.5 multiply 0.5 plus 80 into 0.5 into 0.5, and the final answer is going to be 50. Now we can use, using equation 2.18,
we may have n is equal to 10,000 divided 100 plus 50, and that is equal to 67. Now if we know the n, we can easily find out sample sizes for each of the stratum. That is n1 is equal to nw1, that is equal to 67 multiplied 0.6, that is going to be 40, and n2 is equal to nw2, that is equal to 67 multiplied 4, and answer is 27. So these are the required sample sizes, right? Now what is the conclusion? हमने इतना लंबा प्रॉब्लम किया और हमने इतना लंबा प्रॉब्लम पढ़ा और हम उसके बाद कहाँ पहुँचे? Therefore, n is equal to 40 and n2 is equal to 27 are the sample sizes required in order to achieve both bounds and not bonds, okay? So both bounds. Note that these sample sizes give an estimate of the average number of persons per campsite with a much smaller bound than required. So here we are having an optimal rule for choosing strata. कि basically हम stratification जब कर रहे थे उसके लिए optimal rule क्या है? If our only objective of the stratification is to produce estimators with small variances, then the best criteria by which to define strata is the set of values that the response can take on. Okay? For example, suppose we wish to estimate the average income per household in a community. We could estimate this average quite accurately if we could put all low-income households in one stratum and all high-income households in another before actually sampling. Of course, this allocation is often impossible because detailed knowledge of income before sampling might make the statistical problem unnecessary in the first place. Lekin, although we have given a solution that if you want to do such type of study, so it's good कि अगर आप पहले से ही वहाँ पे अपनी population को different stratum में divide कर लें. लेकिन इशू ये है कि हमें कैसे पता चलेगा, और अगर उसको इनकम की बात कर लें तो we cannot have a fair idea by looking towards people कि वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, वो लो इनकम है, मीडियम इनकम है, हाई इनकम है. Say if we are making 3 strata, so this is going to be complicated, right? However, we sometimes have some relating frequency data on both categories of the variable of interest or on some highly correlated variable. हाँ, sometimes हमारे पास या कुछ frequency data होता है या हमारे पास कुछ correlation information होती हैं. In these cases, the cumulative square root of the frequency method works well for delineating strata. Okay. Rather than attempt to explain this method in theory, we will simply show how it works in practice. Here we are having example 2.18, and I think this is the last example of this unit. An investigator wishes to estimate the average yearly sales for 56 firms using a sample of n is equal to 15 firms. Okay, frequency data on these firms is available in the form of the classification by $50,000 increment and appears in the accompanying table. How can we best allocate the firm to L is equal to 3 strata? This is very interesting example. Okay, here we are having, in fact, that is a definition of problem and at the same time it is solution. In fact, अगर आप इस portion को अगर आप भूल जाएं, so that is the part of problem. Okay, but it is also some sort of solution as well. So we are having income that is 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, and so on till 500. And here we got frequency कि इस income के हमारे पास 11 लोग थे, 14, 9, 4, 5, 8, 3, 2, and total there were 56. What we did, हमने इस frequency का square root ले लिया, right?
आफ्टर, बिकॉज इस मेथड का नाम ही बेसिकली ये है, दैट इज द कम्युलेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी मेथड, राइट। आफ्टर दैट हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी कि पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन हमने इसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐड की, इसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐड की, इसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐड की, देन बाय एडिंग डाउन वी विल रीच हियर, राइट, हियर, राइट। नाउ इसको हमने ऐसे पेपर पे कुछ भी सॉल्व नहीं किया एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम इस सारे को एज इट इज यहाँ पे यहीं पे मेंशन कर दें. नोट दैट we have added two columns to the frequency data for the population, namely the square root of the frequencies and the cumulative square root of the frequencies. The approximately optimal method for the stratification is to mark off equal intervals on the cumulative square root scale. Note, on this scale, 7.06 is 3.32 plus 3.74. यानी हमने जब इन दोनों को ऐड किया है तो बेसिकली हम यहाँ पहुंचे हैं, राइट. हम इस पे ऐसे नहीं पहुंचे हैं, ये जब ये ऐसे पहुंचे हैं कि हमने इन दोनों क्लासेस को ऐड अप किया तो देन वी रीच हियर एट 7.06 एंड सो ऑन. thus at 20.27 this in fact the last value of the cumulative frequency 20.27 by 3, because why 3? Because L is equal to 3, right? So 20.27 by 3 is equal to 6.76 and 2 into 6.76 is equal to 13.52. On the actual scale, 7.06 is very close to 6.76 and 14.30 is closest to 13.52. Thus the following three strata results. A stratum 1, firm with scales from 100,000 to 200,000. So that is the stratum number 1 because of this 7.06, and then 14.30. So this is going to be, I think, stratum number 2. Let's have a look. Firm with scale 202 at 350. So that is a stratum 2 and the rest of the firms are in stratum 3, right? So firms with scales from 100,000 to 200,000, and then stratum 2 firms with scales from 200,001 to 350,000, and then rest of the firms are in stratum number 3. Assuming that firms in these strata can be identified before sampling, the sample of n is equal to 15 can be allocated 5 to each stratum. अगर हम ये देखेंगे ये फर्म्स हम अपनी स्ट्रैटिफिकेशन से पहले भी कर सकते थे या सैम्पलिंग से पहले कर सकते हैं, तो फिर हम हर एक को 5 का सैंपल देकर टोटल 15 का सैंपल अचीव कर सकते हैं. इट मीन्स इक्वल स्ट्रैटम सैंपल साइजेस आर नियरली ऑप्टिमल with this technique. Stratification after selection of the sample. Occasionally sampling problems arise in which we would like to stratify on a key variable, but we cannot place the sampling unit into their correct strata until after the sample is selected. For example, we may wish to stratify a public opinion poll by sex of the respondent. If the poll is conducted sampling telephone number, then the respondents cannot be placed into the male or female stratum until after they are contacted. से अगर हमने रैंडमली नंबर्स उठा लिए हैं, फ़ोन नंबर्स उठा लिए हैं और हमने जो स्ट्रैटिफिकेशन की हुई है वो हमने मेल और फीमेल की बेस पे की हुई है, तो हम जब तक उसको कांटेक्ट नहीं कर लेंगे, जब तक उसको कॉल नहीं कर लेंगे, हमें नहीं पता चलेगा वो मेल है या female hai. So if the poll is conducted sampling telephone number, then respondents cannot be placed into the male or female stratum until after they are contacted. Similarly, an auditor may want to stratify accounts according to whether are wholesale or retail, but she may not have this information until after an account is actually pulled for the sample. तो सिर्फ अकाउंट नंबर से ये नहीं पता चल सकता कि वो होलसेल अकाउंट है या रिटेल अकाउंट है अनटिल एंड अनलेस हम उसको वहां पे एज अ सैंपल बना के हम वहां से ड्रॉ नहीं कर लेते.
Suppose a simple random sample of n people is selected for a poll. The sample can be divided into n1 males and n2 females after the sample is interviewed. Then instead of using y bar to estimate mu, we can use y bar st, but ni by n is known for both males and females. That's important. Note that in this situation n1 and n2 are random, since they can change from sample to sample even though n is fixed, right? This sample is not exactly a stratified random sample according to the definition 2.1. However, if ni by n is known and if n1 is greater than or equal to 20 for each stratum, then this method of stratification after selection of the sample is nearly as accurate as stratified random sampling with proportional allocation. A stratification after the selection of a sample is often appropriate. क्या कह रहा है? पहले आप sample select कर लें, उसके बाद stratification करें. Is often appropriate when a simple random sample is not properly balanced according to the major grouping of the population. Suppose, for example, that an SRS of n is equal to 100 people is selected from a population that should be equally divided between men and women, right? The sample measurement of interest is the weight of the respondent, and the goal is to estimate the average weight of people in the population. The sample gives the following information: mean n1 is equal to 20, men के लिए n1 is equal to 20, y1 bar is equal to 180 pounds. Women के लिए n2 is equal to 80, y2 bar is equal to 110 pound, y bar is equal to 124. With men underrepresented in the sample, the estimate y bar is equal to 124 seems unduly low. देख लें, men का 180 pounds आता है और women का 110 आता है, because उन्होंने men को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया बल्कि अंडर रिप्रेजेंटेशन की हुई है. सो उससे क्या हुआ कि ओवरऑल जो आपके पास y is equal to 124 आ रहा है, that seems unduly low. We can adjust this estimate by calculating क्या? We can have y bar st, वहाँ भी y bar st है, hopefully yes, y bar st is equal to n1 by n y1 bar plus n2 by n y2 bar, that is equal to 0.5 into 180 plus 0.5 into 110, that is 145. This estimate, अब now हमारे पास ये जो stratified का यहाँ पे estimate निकला है average के लिए, this estimate seems to be more realistic since men and women are now equally weighted. Note that ni by n is known to a good degree of approximation even though neither n1 nor n2 is given to us. But here two notes of caution that is very important. If ni by n is not known or if it cannot be closely approximated, this method of stratification not be used since errors in weights ni by n can cause this stratified estimator to be very poor. Sometimes this method of stratification is used to adjust for non-response. हाँ, ये वाला method हमेशा यूज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपके पास नॉन रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ many non-respondents to a simple random sample were males, then the sample proportion of male would be low and an adjusted estimate could be produced by stratification after sampling. This method may still lead to serious bias in the result if a non-response bias is the simple random sample. The point to remember is that the original sample must still be a simple random sample from the population. So here we are going to end up with the stratified random sampling, and we are having only 4 slides left in this, and we are having only summary. So I will simply read this stuff because we have already हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. ओके, A stratified random sample is obtained by separating the population elements into groups or strata such that each element belongs to one and only one stratum. It means
they are mutually exclusive. This sample survey design has three major advantages over simple random sampling. First, the variance of the estimator of the population mean is usually reduced because the variance of observations within each stratum is usually smaller than the overall population variance. हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी population है, उसका वेरिएंस ऑब्वियसली हाई होगा, लेकिन अगर हमने उसको वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है तो चूंकि वहाँ पे वो यूनिक और होमोजीनियस होंगे, सो उनके वेरिएंस कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सेकंड, the cost of collecting and analyzing the data is often reduced by separation of a large population into smaller but homogeneous strata. Third, separate estimates can be obtained for individual strata without selecting another sample and hence without additional cost. An unbiased estimator y bar st of the population mean is weighted average of the sample means for the strata. It is given by the equation 2.1. An unbiased estimator of the variance of y bar st is given by equation 2.2. This estimator is used in placing bounds on the error of estimation. An unbiased estimator of the population total is also given along with its estimated variance. Before conducting a survey, experimenters should consider how large an error of estimation they will tolerate and then should select the sample size accordingly. The sample size n is given by equation 2.8 for a fixed bound b on the error of estimation. The sample must then be allocated among the various strata. That allocation that gives a fixed amount of information at minimum cost is given by equation 2.9. It is affected by the stratum sizes, the stratum variances and the cost of obtaining observations. The last slide of the stratified random sampling, the estimator p hat st of a population proportion has the same form as the y bar st and is given by equation 2.15. An unbiased estimator of the variance of the p hat for stratification is given by equation 2.16. The related allocation and the sample size problems have the same solution as before, except that a sigma square is replaced by PIQI. So हमने अपनी जो इस आखिरी 4 स्लाइड्स में हमने कोशिश ये की कि जितना भी हमने स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर पढ़ा था उस सारे को, जैसे वो कूजे को दरिया में बंद करने वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बिकॉज हम इन सारों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो आई होप कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन you people are very much well familiar with the concepts of stratification, and now you can easily compare and understand simple random sampling with a stratified random sampling. So inshallah हम अपनी अगले सेशन को जब हम इंशाल्लाह उसका आगाज करेंगे, so we will start ratio, regression and the difference estimation. So meanwhile आप इसकी practices करें. अगले सेशन में इंशाल्लाह I will try to give you some practice problems regarding simple random sampling and the stratified random sampling, and हो सकता है कि उसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करके दूं या उसके ऊपर हिंट दूं, हो सकता है ना दूं. So अभी I haven't finalized yet. First I will find out some problems and then inshallah I will write it down here and then you can have practice. So आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपसे अपने लेक्चर नंबर 18 में मुलाकात होगी. So तब तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो.